हेलो दोस्तों, फोकिस म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं IGNCA, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, जहाँ पे हो रहा है साउंड स्केप ऑफ इंडिया सीज़न 2। तो भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जो कि IPRS कोलैबोरेशन करके म्यूज़िक कनेक्ट के साथ कर रहा है। तो चलते हैं आगे, और आज है पहला डे। तो आज आने वाले है जावेद अख्तर सर, और उनके साथ काफ़ी सारे लिरिसिक। तो हम चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा आगे की सारी चीज़ें। ये है आगे। और अब एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत सारे डेलीगेशन आने वाले हैं म्यूज़िक, जो कि आपके लाइव शोज़ के लिए आप उनको पिच कर सकते हैं। तो ये 3 दिन का है, 10, 11, 12, और मैं फर्स्ट डे जा रहा हूँ। तो आपको दिखाऊंगा सारे प्रोग्राम्स जो कि होने वाले हैं वहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया था, तो आप अगर अभी भी आना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पे आ सकते हैं। तो चलो करते हैं जल्दी से, फटाफट चलता हूँ मैं अंदर। भाई जैसा आप देख रहे होंगे इसके अंदर, वेलकम टू साउंड स्केप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अंदर आ चुके हैं हम, IGNCA, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो अंदर जा रहा हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको। माय डियर फ्रेंड आए हुए हैं और उनसे यहीं पे मुलाकात हुई है मेरी। ये सबसे ख़ास बात हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद। तो मैं उनको मिलवाता हूँ आपसे। तो आइए चिंतन भाई, ये हमारे फ्रेंड। हाय। भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अरे आप ठंड कैसे? में अब मैं बहुत बढ़िया भाई। आप ये बताइए कि यहाँ साउंड स्केप ऑफ इंडिया जो यहाँ पे हो रहा है, ये आपको कैसे मालूम चला? मैं IPRS का क्योंकि मेंबर हूँ, अच्छा। तो रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। तो ओके। मुझे वहाँ से मेल आया था और ओके। वहीं के थ्रू मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे एक साउंडस्केप्स ऑफ जो इंडिया है हाँ जी। सीज़न 2 हो रहा है। ओके। बल्कि सीज़न 1 के बारे में तो मुझे कुछ पता चला नहीं था। वो तो भाई हमें भी नहीं पता चला कि वो हुआ हुआ कब कब? है। तो ये तो बात आप भी कहोगे भाई, वो पता भी नहीं चला। वो इस लेवल पे करवाया भी नहीं था एक्चुअली इन्होंने। तो Yes. वो जो हुआ वो अपने आप में ही हो गया, हमें पता नहीं चला। बट सीज़न 2 का इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रमोशन किया, तो हमें खबर भी लगी कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसी तरह से मुझे पता चला इसके बारे में, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी करंटली मैं ईस्ट दिल्ली में अपना स्टूडियो भी रन कर रहा हूँ, स्टूडियो तो 16 भाई के नाम से। हाँ, पहले 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 उसका नाम बताइए, और जो आप कर रहे हैं और किन प्रोजेक्टों पे काम किया वो बता दीजिए, और अपनी आईडी भी बता दीजिएगा, ताकि इनको भाई फॉलो कर लेना। ये आने वाले सुपरस्टार हैं। और अगर आप दिल्ली से हो और अगर आपको स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स और वो बिल्कुल एकदम नॉमिनल चार्ज पे मेरा बता देना कि हाँ भाई इन भाई से भाई लगा लेना इनके लिए, सब्सक्राइबर के लिए, जो भी व्यूअर्स है। तो भाई आप बताइए प्लीज़। सो बेसिकली मैं एक स्टूडियो रन करता हूँ ईस्ट दिल्ली में, स्टूडियो 16 के नाम से। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो मिल जाएंगी www.studio16.live पे। तो ये मेरा वेबसाइट था। अच्छा। .live आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि .com नहीं है वो। ओके। ओके। सो एक लाइव वाली वाइब आती है, और बिल्कुल, वो बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। मैंने ये URL लिया था उसके लिए। कहाँ पे लोकेटेड है भाई ये? ये गीता कॉलोनी ईस्ट दिल्ली में। ठीक है भाई, आप गीता कॉलोनी पहुंच जाइए, क्योंकि आप स्टूडियो आपके होने वाले बुक। ठीक है, क्योंकि भाई वो आपको देने वाले बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग, सारा मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड और प्रोडक्शन बेसिकली मेरे यहाँ जो सर्विसेज रहती हैं वो रहती हैं कॉम्पोजिशन, ओके। लिरिक्स, ओके। एंड फिर उसके बाद म्यूज़िक प्रोडक्शन होता है, एंड मिक्सिंग, मास्टरिंग। तो सारी ऑडियो रिलेटेड सर्विसेज जो भी हैं वो लोग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ फिर फटाफट आ जाओ, बुकिंग शुरू कर दो, क्योंकि फिर उन पे टाइम नहीं होता। ये पता नहीं आ कैसे कर, मेरे तो यहाँ पे देखा तो मैं तो कुछ सरप्राइज हो गया। मैंने कहा यार भाई पहुँच गए यार, ये कमाल की बात हम है। लोग ऐसे इवेंट्स में मिल ही जाते हैं तकरीबन। ठीक है भाई, अगला ब्लॉग भी इन्हीं के साथ करेंगे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। So we have a person who has been the constant support and inspiration for all of us to do such great things. Mayur Puri sir, please, thank you so much sir. Good afternoon everyone. Jal साहब, thank you so much for being here. ये मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया कि मैं आपके साथ एक स्टेज पर बैठूं और कुछ बात करूं. I think everything that I've done in my life is worth
for this moment. ये सपना बचपन का था कि बचपने का था? बचपना तो सर पूरी जिंदगी चलना चाहिए, उसका मजा है। आज हम बात करना चाहते हैं सॉन्ग राइटिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं आपसे सॉन्ग राइटिंग। लेकिन सॉन्ग राइटिंग कुछ 1 घंटे में तो 40 मिनट में तो शायद ना ही सीख पाए, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक वर्कशॉप है। हालांकि हाँ, आर्ट ऑफ सॉन्ग राइटिंग हमने इसको नाम दिया वर्कशॉप का। दिस इज मोर गोइंग टू बी लाइक अ मास्टर क्लास। तो 4-5 सवाल मैं बेसिक पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो जावेद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, और उसके बाद में विल ओपन इट फॉर योर क्वेश्चंस। आप लोग इतना ज़रूर समझें कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, और जावेद साहब के साथ में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो बहुत सोच समझ के और अच्छा ही सवाल पूछना, वरना अगर आपको लगता है सवाल पूछने के लायक नहीं है तो प्लीज़ मत पूछना, क्योंकि मुझे ये 4 सवाल पूछने के लिए 20 साल लग गए इंडस्ट्री में, तो ज़रा सोचिएगा आप। तो जावेद साहब, शैल आई स्टार्ट? सबसे पहले आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द रिलेशन बिटवीन पोइट्री एंड म्यूजिक। ये 2 विधाएं आपस में इतनी जुड़ी हुई क्यों है, और क्यों हम इनको अभिन्न मानते हैं, और क्यों वाई म्यूजिक के साथ गद्य नहीं चलता है, प्रोज नहीं चलता है, और कोई चीज़ें नहीं चलती है, मगर पोइट्री म्यूजिक के साथ ये कैसे साथ में चलती है? हाउ डू यू लुक एट दिस रिलेशनशिप? कहीं मैंने देखो कि ये कि मगर चल नहीं होता है। हाँ, चल रहे। हेलो, माइक चल रहा है या मैं जोर से बोल रहा हूँ? देखिए, बहुत दिनों पहले की बात है, कभी किसी ने मुझसे ऐसा सवाल किया था कि इनमें क्या कॉमन है। नहीं बताइए, यहाँ तक राइटर की आवाज कोई नहीं तो ठीक करवाइए भाई, दूसरा दे दीजिए कुछ। तो हाँ, तो मैं जोर से बोलूँगा, लेकिन नहीं ये बात सही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बेकार है। दूसरा वो वाला दे दीजिए। ट्री ऑफ साउंड सच ये है, इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। पाइथागोरस एक फिलोसफर था 3-3.5 हज़ार साल पहले, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऑन वन लेवल म्यूजिक इज प्योर मैथमेटिक्स। उसकी एक एक श्रुति, एक एक मात्रा काउंट होती है, जिसे हम सम कहते हैं, वो अकाउंट से होता है। उसी तरह से पोइट्री में भी एक एक मात्रा, एक एक श्रुति काउंट होती है, जो रेगुलर पोइट्री है। अभी तो और भी हो गया है, तो एक आ गया है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, और उससे भी वर्स देन दैट प्रोज पोइट्री, विच आई डोंट बिलीव इन। आई थिंक इट्स अ कॉन जॉब। प्रोज पोइट्री इट्स अ डेड अलाइव थिंग। तो either you are dead or you are alive, ये क्या मतलब है डेड अलाइव? तो वो प्रोज पोइट्री तो मैं मानता ही नहीं हूँ, सब वो तो फ्रॉड है। लेकिन फ्री वर्स तो एक चीज़ है, और वो पोइट्री है, उसमें भी अकाउंटिंग है, उसमें भी नंबरिंग है। वो कैसे है बाद में बात करेंगे। तो ये जो है, इन दोनों में ये कॉमन है कि दोनों ही एक सर्टेन डिसिप्लिन में है, जिसमें अकाउंट है। ये 4 मात्रा, 8 मात्रा, 8 मात्रा जो है वो 11 मात्रा पे नहीं ख़त्म हो सकती, 12 पे ही होगी। तो ये एक इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट मीटरिंग और नंबरिंग म्यूजिक में भी है, पोइट्री में भी। नाउ देयर आर कॉनर्सर्स हु लिसन टू म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, वो कॉनर्सर्स हैं। और जैसे कि बहुत से लोग हैं, वो पोइट्री की किताब लेते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, और वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड, वेरी लर्नेड पीपल आइदर साइड, जो सिर्फ म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या सिर्फ पोइट्री में इंटरेस्टेड है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच वन ऑफ देम। At the same time, you will notice one thing, that ultimately poetry and music are accepted by the masses of any country when they are together. जो मेजर पॉपुलैरिटी म्यूजिक को मिलेगी वो बिना वर्ड्स के नहीं मिलेगी, जो मेजर पॉपुलैरिटी वर्ड्स को मिलेगी वो विदाउट म्यूजिक नहीं मिलेगी। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो डेडली हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये तो देखिए, मैं बहुत पोइट्री पढ़ता हूँ। एक्चुअली मैं पोइट्री सुनने से ज़्यादा पोइट्री पढ़ना प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये हर एक आदमी तो नहीं करता।
जैसे कुछ लोग प्योर राग सुनना चाहेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो गा क्या रहा है, एक लाइन लेके वो बहाना बना के हुक लाइन बना के गाते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन वो वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है। और बल्कि कभी कभी तो जब गाता है आदमी तो आपकी समझ में नहीं आता वो क्या गा रहा है। खैर अब ये तो फिल्मी गानों में भी होने लगा है। तो ये इनकी पॉपुलैरिटी अल्टीमेट ये है, कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के काम में, तो वो फिर इमोशनल हो जाता है, ये कॉमन है। जैसे हाँ, जैसे अब जैसे हिंदी में कविता में एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कि तेजी से जाती हुई कार के पीछे कुछ दूर तक दौड़ते हुए सूखे पीले पत्तों ने कहा कि रुको रुको, हमें भी गति है, हमें भी जीवन है, हम भी साथ चलते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि प्रगति पिछलकों पर नहीं है और जीवन आगे बढ़ने के लिए और का मुंह नहीं ताकता। ये पोएम है पब्लिश्ड। तो डू यू थिंक कि ये पोएट्री है या ये पैराग्राफ भी हो सकता था? हो सकता था, क्यों है? किसने कहा हो सकता था? ये एक अजीब चीज हो गई। देखिए मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई ये प्रोज पोइट्री का तो चक्कर है, तुम डिसाइड करो, हम नहीं करते डिसाइड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। वो डिफरेंस हम नहीं डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप करिए कि प्रोज में और पोइट्री में डिफरेंस है। नाउ प्रोज पोइट्री में एक टर्म है, व्हाट इज द नाउन? पोइट्री। व्हाट इज द एडजेक्टिव? प्रोज। तो आप कोई तो लॉ बनाएंगे कि विच डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, आप बनाइए, हम नहीं बनाते। वो बना लीजिए, फिर देखिए ये उस पर उतरती है कि नहीं उतरती। नहीं उतर सकती। अगर आप इसे प्रोज पोइट्री करते हैं तो मैं आपको 10 राइटर बता सकता हूँ प्रोज के, जिन्होंने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले शॉर्ट स्टोरी लिखी है, नॉवल लिखी है। मैं उनके पैराग्राफ दे दूंगा आपको कि देखिए ये प्रोज पोइट्री है। ये एक्सप्रेशन ही गलत है। आप ये ऐसा है कि आप म्यूजिक में से सुर और ताल दोनों निकाल दीजिए और कहिए अब जो बचा है ये प्रोज म्यूजिक है। अरे भाई प्रोज म्यूजिक का क्या मतलब है? अगर प्रोज पोइट्री हो सकती तो प्रोज म्यूजिक क्यों नहीं हो सकती? वेरी आप ही बोले मैं अब आपको यमन राग सुना रहा हूँ, देखिए सा से शुरू कर, अरे नहीं भाई गाओ। तो ये बेकार बात, बिल्कुल फ्रॉड है। So the proof of pudding lies in eating it, the proof of music lies in singing it, the proof of poetry lies in what? हाँ, मतलब proof of poetry जो है, it will have some discipline, some rhythm, some scanning, कोई ताल उसके अंदर होगी, भले राइम ना हो, लेकिन मीटर होना चाहिए। ताल तो होगी। देखिए मैं आपको अपनी ही एक पोएम जो फ्री वर्स, I have written most of the poems in free verse, but they are in some rhythm। 4-5 लाइन सुनाता हूँ जो सब छोटी बड़ी हैं, बराबर की कोई नहीं। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। लाइन छोटी बड़ी है। वाह, फर्स्ट टू अब क्लैप फॉर आउटस्टैंडिंग। नहीं, डोंट बी इन हरी, डोंट बी इन हरी। मैं आपको बताऊंगा कब क्लैप। तो अब इसको मैं तेजी से पढ़ता हूँ इस रिदम में। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जबकि दूसरों की और खुद से छूट से टक्कर, मैं सबसे लड़के खुद से कि उसे में जाता था वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबा कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे से छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जल्दी दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वाह, ये सब रिदम में ये ताल पे ही चलेगा, जो ताल अंदर है वो आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ छोटी बड़ी लाइन लगेगी वो उसके जैसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटर पोइट्री एंड दिस पोइट्री इज लाइक अ सॉन्ग एंड अ राग। राग में सारी तानें बराबर नहीं होती हैं, कोई तान लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई घूम के वापस आती है, कोई सीधी चली जाती है, लेकिन अंदर उसकी स्कैनिंग एक वो आएगी सम पे। ऐसा नहीं हो सकता कि सम पे ना आए। तो ये सम और ये स्कैनिंग फ्री वर्स में होती है। क्या बात।
प्रोज पोइट्री प्रोज है। आप अभी सुना रहे थे जावेद साहब, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई रैप सॉन्ग सुन रहा हूँ, है ना? तो रैप तो आपके लिए बहुत आसान होगा लिखना फिर। जी वो मेरी जनरेशन में है। मेरे ग्रैंडफादर ने वो वाज अ वेरी वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम, तो उसकी कई चीज़ें जो आप लोग को भी मालूम है, इट्स नॉट ट्रू एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट बाय द क्रिटिक्स एंड लिटरेचर हिस्टोरियंस। तो उन्होंने एक गज़ल लिखी थी जिसका एक लाइन एक फुल स्केप पेज में आती, एक लाइन। एक लाइन। तो वो जो है वो उसमें मैंने एक शेर उसका पढ़ा है, आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैंने स्टेज पे पढ़ा था कहीं। तो ये वो रैप ही था एक्चुअली। हाँ। तो रैप हमारे हिंदुस्तान की बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, ये ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है। हमारे जो जी शांताराम जी के गानों में जो आपको मिलता था, अटक झटक 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 दान दही दही नार लपेटली ओटी मनी कंकरी, जो बोल होते हैं हमारे, ये सब रैप है। हाँ। और क्या है? तो लेट मी कम टू, ये पहला ही सवाल था जिसमें इतना टाइम चला गया, मगर मेरे को लगता है मैं 4 सवाल नहीं पूछ पाऊंगा, 2 ही पूछ पाऊंगा। तो दूसरा सवाल, ये 4 तो जो भी चीज है वो बैन होनी चाहिए। ये 4 फिगर ही गलत है। 4 फिगर ही गलत है। ठीक है जावेद साहब, जिस चीज के लिए लोग ज्यादा आतुर है जानने के लिए कि फिल्म का लिरिक्स और जो पोएट्री की बड़ी विधा है उसमें क्या फर्क है, क्या बुनियादी फर्क है कि एक फिल्म Literary poetry, you hope that people who are interested in poetry, who understand the nuances, people who have trained ears and eyes, because they have been hearing or reading poetry since years, तो उनको जो सिंबल हैं, उनको जो हिंट है वो समझ में आएगा कि उसकी पोइट्री की अपनी लैंग्वेज है। ओवर द ईयर्स पोइट्री डेवलप सिंबल्स, तो वो सिंबल से उस लैंग्वेज से फेमिलियर होगा। When you are writing a film song, you are writing for the common man. He may not be interested in literary poetry, and perhaps most of them are not, or you don't have the time or inclination. Then the language has to be simpler, and the expressions should be more obvious. आप उतना सटल नहीं हो सकते हैं जितना आप लिटरेरी पोइट्री में हो सकते हैं, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर अ वेरी ट्रेन रीडर और लिसनर। यहाँ ये ट्रेन नहीं है, तो उसको आपको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया कि बात पहली लाइन से शुरू होकर तीसरी लाइन में कंप्लीट हो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो योर एक्सप्रेशन हैज टू बी मोर बेसिक एंड सिंपल, बट दैट डजंट अलाउ यू टू बी बैड। कि ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है is no excuse for substandard work. You can do extremely good work in lowest common denominator too. This is no excuse for bad work. तो हम देखिए, आप साहिर को देखिए, शैलेंद्र को देखिए, मधु को देखिए, राजेंद्र कृष्ण को देखिए, who is less celebrated than them, मगर वो भी बहुत गजब का राइटर था। ये लोगों ने जो गाने लिखे हैं ये एक आम आदमी भी समझता है और एक लिटरेट भी समझेगा जो पोइट्री लिटरेट है। तो ये जो आपको देखिए, आप अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स, अगर देखिए यहाँ जो लोग बैठे दे आर म्यूजिक पीपल, इनसे हम बात किसी और तरह कर सकते हैं, श्रुति की बात कर सकते हैं और इसकी बात। लेकिन अगर पब्लिक स्पीच जहाँ 10,000 आदमी हैं या 5,000 आदमी हैं, उनसे यही बात डिफरेंट लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, सेम लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। तो उस बात मत चेंज करो, बात वही कहो जो कहनी है, लेकिन यू हैव टू सी दैट यू आर कम्युनिकेटिंग, अदरवाइज व्हाई आर यू टॉकिंग। द सेम वे पोइट्री अगर आप कॉमन मैन के लिए लिख रहे हैं हु इज नॉट पोइट्री ट्रेन्ड, इसके ये मतलब नहीं है कि आप खराब लिखें, आप अच्छा ही लिखिए मगर कम्युनिकेटिव हो। जैसे कि हो सकता है कॉमन मैन आपको ये ना बता सके कि सितार पे क्या बज रहा है, ये यमन है कि क्या है, कौन सा राग है, डजंट मैटर, मगर आप ऐसे तो बजाइए कि वो आप उसकी अटेंशन होल्ड कर सके। तो उसी तरह से अगर वो बेचारा समझ ही नहीं आ रहा उसे क्या हो रहा है, तो फिर आप फेल हुए, वो फेल नहीं हुए। लेकिन जावेद साहब, मैं जब व्हेन आई टॉक टू माय कंपोजर फ्रेंड्स जी, और मैंने तो जैसे आपकी फिल्में हैं जो आपने लिखी हैं और आनंद बख्शी साहब ने उसके गाने लिखे हैं, तो आप मुझे बताते रहते हैं वो किससे वो
जो आपके इंटरेक्शन उनके साथ हुए, वैसे ही मेरी कुछ फिल्में हैं जिनमें मैंने स्क्रिप्ट लिखी और आपने गाने लिखे हैं मेरे। यू डोंट हैव टू थैंक मी। तो लेकिन हम जब साथ में काम करते थे, हम अंदर फ्रॉम इनसाइड इंडस्ट्री ऑल्सो वी नो, सब लोग बोलते हैं आप बहुत तेज और आप बहुत फास्ट और आप इतने इमीडिएट करते हैं। मनन उस दिन मुझे बता रहा था कि आपने 5 ही मिनट में गाना लिख दिया, आप उसने बोला और आपने तुरंत मुखड़ा दे दिया। प्रीतम कई बार बताता है कि आप बहुत फास्ट, मैंने तो खुद देखा भी है कि बहुत जल्दी आपने अगर कुछ ऑप्शन है तो फटाक से चेंज कर दिया। हाउ ईजी इज इट राइटिंग फिल्म सॉन्ग्स? क्या ये काम कोई भी कर सकता है? देखिए, आपने मुझे बहुत समस्या में डाल दिया। अगर मैं कहूँ कि कोई भी कर सकता है तो मैं काम की इंसल्ट करूँगा, और अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं ही कर सकता हूँ तो ऑल ऑफ देम विल हेट मी। तो मैं तो एक बिल्कुल नो विन सिचुएशन में हूँ इस वक्त। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट ऑब्जेक्टिवली। हम लोग देखते हैं, अरे ये इतनी टेनिस खेल लेता है, अरे देखो क्या स्पीड है इसकी, अरे इतना अच्छा क्रिकेटर है, ये देखो कैसे इसने इतनी फास्ट बॉल को खेला है, अरे ये इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, अरे ये वहीं सामने खड़े होकर इसने पेंट कर दिया। ये हम तब देखते हैं व्हेन योर आर्ट इज बीइंग एग्जिबिटेड। हम वो नहीं देखते कि इसने सीखा कैसे है और इसने रियाज कितना किया है, वो हम नहीं देखते। तो अब जब पंडित रविशंकर सितार बजाते थे तो ऐसा लगता था कि इतना मोद है, अरे साहब पानी की तरह बह रही थी, एक ऐसा लग रहा था कि नदी बह रही है सुरों की। ये हम ध्यान में नहीं लेते कि फॉर मेनी ईयर, नॉट फॉर 1 ईयर, एवरी डे वो रियाज करते थे 8 से 9 घंटा, 8 से 9 घंटा विदाउट एग्जैजरेशन। उनका हाथ आप देखते तो उनकी उंगलियों में गट्टे थे, तब बजाते थे ना ऐसे। एक मरतबा एक ग्रुप गया स्टूडेंट्स का पिकासो के, तो उसके जो स्टूडियो था उसमें गए, तो सब पेंटिंग उन्होंने देखी। तो एक बच्चे, एक सर्टन एज होती है उसमें ज़्यादा हिम्मत होती है, तो उसने कहा ये देखिए आप ये जैसे लाइन खींची हुई है, तो ऐसा क्या मुश्किल है, हम भी खींच सकते हैं। उसने कहा ठीक है, सही कह रहे हो। तो मैंने ये लाइन्स तोड़ दी हैं, एक काम करो, पेपर लिया और 2 पेंसिल ली अपने हाथ में, और दोनों पेंसिल से यूं करके सर्कल बनाया। अब ये तो प्रकार से नाप लो, ये सर्कल परफेक्ट होंगे। जब तुम ऐसे सर्कल बना लो तब ये लकीरों को तोड़ना था। तो ये जो है, कोई भी काम मामूली तरह से करना बहुत आसान, कोई भी काम, और कोई काम में एक्सेलेंस अचीव करना, जूते पे पॉलिश करना, एक्सेलेंट पॉलिश तो मेहनत से ही होगी और लर्निंग से। एक्सेलेंस किसी भी काम में आसानी से नहीं आता, वो तभी आता है जब उसके पीछे आपका बहुत रियाज है। एक पोइट था, अरब पोइट था, अब मैं फिर कहूँगा तो बुरा मानेंगे लोग, लेकिन ऑल द ग्रेट अरब पोइट्स हैव बीन बोर्न बिफोर इस्लाम। वो इट्स अ फैक्ट, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा था कि लेट नो मैन राइट पोएट्री हु डजंट रिमेंबर 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर पोएट्स। ना वो जरा फुर्सत का ज़माना था, 200,000 याद कर लेते होंगे लोग। अरे भैया तो कम से कम 2000 तो याद कर लो। ये पहला काम हम ये करते हैं कि हम लिखना शुरू करते हैं, दैट शुड बी द लास्ट थिंग टू डू। पहला काम हम ये करते हैं कि गाने लगते हैं, पहला काम ये हम करते हैं ट्यून बनाने लगते हैं। बैठो ठहरो भाई, पहले सीखो। और सीखना कोई अच्छा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इट रब्स योर नोज ऑन द कार्पेट, आपको ह्यूमिलेट करता है, आप भी इतना इनकॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है सीखते वक्त के इंतजार नहीं कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। यू हैव टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलेशन एंड देन यू विल लर्न। तो पहले राइटिंग शुड बी द लास्ट थिंग टू डू। कई बरस तक तो सिर्फ पढ़ते रहो पोएट्री और याद करो बाय हार्ट, बिकॉज व्हेन यू रिमेंबर पोएट्री तो उसका रिदम, उसका जो साउंड है, उसका जो फोनेटिक इफेक्ट है, तब धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। बैलेंसिंग, देयर आर सम वर्ड्स दैट आर फॉर द पैलेट, योर टंग टचेस द पैलेट। देयर आर सम वर्ड्स दैट आर ओनली मैनेज बाय द ब्रेथ, कि आप सांस को एहसास, महसूस, ये तख्त, टूटना,
तो आप ये पेपर वेट से वो बारीक पेपर्स हैं, आप इन्हें एक लाइन में कैसे रखते हैं पेपर वेट को और पेपर्स को, ये सलीका, ये साउंड का बैलेंस आपको मास्टर्स को पढ़ने में और उन्हें याद करने में आएगा। एक ही बात आप एक लाइन में डिसबैलेंस कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग साउंड है एक तरफ आ जाए, हल्की साउंड दूसरी तरफ चले, कहीं कान को खराब लगेगा। तो ये जो सेंस है, वर्ड इज नॉट ओनली मीनिंग इन द डिक्शनरी, लाइक पीपल आर नॉट ओनली देयर वोकेशन। वर्ड क्या है डिक्शनरी में जगह, इस वर्ड का ये मतलब है। जैसे ये आदमी कौन है, ये डॉक्टर है, मगर इससे डॉक्टर तो नहीं है ना। When you talk to this person, you get his association. अरे ये कॉमन रिलेशनशिप हमारी है, ये वहाँ थे, उनके दोस्त हैं, जिनके भाई मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, ब्ला ब्ला, एक रिलेशनशिप रहती है। Then you, when you talk to the person, you realize कि किस सोसाइटी में मूव हुआ है, उसकी एस्थेटिक्स क्या है। धीरे धीरे उस आदमी को आप स्लॉट करते हैं। The same way, the words are also like people. ये तो वोकेशन है। आपने एप्पल बोला, एप्पल का मतलब एक लाल रंग का फल है, इतना नहीं काफी है। आपके सबकॉन्शियस में कितने रंग बनते हैं। आपने एप्पल कब खाया था, एप्पल का क्या कहानियों में किस्सा है, एप्पल की वजह से ह्यूमन बीइंग आया जमीन पे। एप्पल इज सिंबल ऑफ सर्टेन एफुलेंस एंड रिचनेस, बिकॉज गरीब आदमी को तो एप्पल नहीं मिले। सारे आपके रेफरेंसेस बनते हैं। उसी तरह व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये सबकॉन्शियस लेवल पे ये वर्ड क्या रेफरेंसेस बनाएगा, आपके कैसा एटमॉस्फेयर आपके इस वर्ड के अराउंड आपके माइंड में क्रिएट होगा। जब ये सेंसिबिलिटी आती है, ओनली देन यू कैन राइट वर्ड्स। हमारी समझ के जो तख्ते वो टूटते हुए मैं एहसास और महसूस कर रहा हूँ आपसे बात करते करते। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद हम ऑडियंस से सवाल पूछेंगे, ऑडियंस के सवाल लेंगे। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चाचा, बिकॉज दिस हैज बिकम लाइक अ फॉर्मेलिटी वेयर एवर, जहाँ पे मैं भी जाता हूँ तो यही सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फिल्म के गीत जो होते हैं, जो लिरिक्स आजकल चल रहे हैं पिछले 10, 15, 20 साल से खास करके, उसमें एक निरंतर गिरावट आती जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। कई लोग कहते हैं कि एक स्तर गिरता ही जा रहा है हमारी राइटिंग का। तो पहली बात तो ये कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? और दूसरा, अगर हो रहा है तो उसके कारण क्या है और वो कैसे ठीक किया जा सकता है? किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, I wish I remembered who had said it, that you show me the advertisements of a society and I'll tell you everything about the society. सही बात। ये जो होती है ना, फिल्म है, फिल्म का गाना है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये साइंस है कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, सोसाइटी का एम्बिशन क्या है, सोसाइटी की एस्थेटिक्स क्या है, what kind of people are running this society or living in this society. ये आइसोलेशन में नहीं है। पीपल हु आर डूइंग दिस सॉन्ग, पीपल हु आर लाइकिंग दिस, टेकिंग देम इन द सॉन्ग, पीपल हु आर यूजिंग देम इन फिल्म, दे आर नॉट फ्रॉम आवर मून, दे आर फ्रॉम आवर सोसाइटी। यहीं से तो आए ना लोग, जब पैदा ही हुए थे, अचानक पैदा हुए, देखा सेट पे बैठे हुए, ऐसा तो नहीं है। वो इस सोसाइटी से गुजर के आए हैं और इसी गुजर सोसाइटी। लैंग्वेज हैज श्रंक इन द सोसाइटी, और ये प्रोसेस जो है 30-40 साल से चल रहा था, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं धीरे धीरे। मतलब लैक ऑफ वोकैबुलरी, लैक ऑफ वोकैबुलरी, बिकॉज एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी पुट इन द बैंक इज नॉट वर्थ थिंकिंग अबाउट। ये जब आपकी मोरालिटी हो जाती है तो लैंग्वेज और लिटरेचर सीज टू बी इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ लैंग्वेज पे, लिटरेचर पे जोर ही नहीं है। आप एजुकेशन का पर्पज है कि आप पैसा कमा सकें, तो जब एजुकेशन का ये पर्पस कर लोगे कि भाई यहाँ इससे नौकरी अच्छी मिलेगी, तुम डॉक्टर हो जाओ इसलिए नहीं कि लोगों का इलाज करना, तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम इंजीनियर हो जाओ इसलिए नहीं कि तुम कुछ अच्छी बिल्डिंग बनाओगे, आर्किटेक्ट हो, नहीं, इसके लिए नहीं, पैसा मिलेगा। तो जब आपका मोटिव ही हो जाए तो उसमें बेचारा लिटरेचर तो कहीं नहीं रहता। तो हुआ यह है कि इन दिस रेस ऑफ बिकमिंग बेटर एंड बेटर फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, to catch the gravy train, we have left some luggage on the platform, and literature and poetry is one of the suitcases that you left behind. तो ये चक्कर है। जब ज़बान ही श्रंक कर गई है सोसाइटी में, तो आपको फिल्म के गाने कौन से बहुत अच्छे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे?
अगर अच्छे किसी ने लिख भी दिए तो लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको समझ लीजिए क्या है यार। आप जरा आज से 50 साल 60 साल के पहले के गाने सुनिए, उसकी वोकेबलरी सुनिए, गाने ट्यून थोड़ी देर को भूलिए, सिर्फ वर्ड सुनो वर्ड, तो आपको देखिए कि वो लैंग्वेज रिचर है। अब ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के चक्कर में वो चाहे ग्रामर हो, चाहे एस्थेटिक्स हो और चाहे डिसेंसी हो, सब ऑल्टर पे रख दिया गया। तो ये ट्रेजेडी सोसाइटी की है, ये कोई इट इज़ नॉट हैपनिंग इन अ वर्ल्ड। और सोसाइटी को समझना चाहिए कि फॉर अ होलसम पर्सन व्हाइल यू नीड सम फैसिलिटी फॉर अर्निंग मनी, बट दैट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। आपके जब तक आपकी रूट्स ना हो, आपको अपनी कल्चरल कंटिन्यूटी नहीं मालूम हो, आप अपनी मदर टंग ना जानते हो, आप पोइट्री ना जानते हो, लिटरेचर ना जानते हो, आर्ट को नहीं अप्रिशिएट कर सकते, अच्छी म्यूजिक को नहीं अप्रिशिएट कर सकते, तो आप कंप्लीट इंसान नहीं है। यू आर लैकिंग समथिंग इन लाइफ। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, ये हम बताते ही नहीं। मैं तो बॉम्बे में बहुत सारे घर जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ पर जो बुक्स हैं वो इंटीरियर डेकोरेटर ने ला के रखी है। आई टेल यू द ट्रूथ, वो मैच करती हैं। खासतौर ये जो होती है अपना सीरीज आती है ना इसकी रीडर डाइजेस्ट की, तो वो क्या होता है कि उनकी जो स्पाइन है वो एक कलर की होती है। तो इफ़ यू हैव ब्लू कर्टन तो फिर वो वाली किताबें ले लो जिनकी स्पाइन ब्लू है। इट मे साउंड फनी टू यू, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। एक ज़माने में अब ये बंद हो गया, वो बहुत होता था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का, हाँ, लेदर का ब्राउन होता था ना कवर उसका, तो वो फर्नीचर से बहुत अच्छा मैच करता। लेकिन इस रियलिटी, लेकिन अगर किताबें फर्नीचर बन जाए तो सोसाइटी में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाई तुम किताबों पे बैठ लो, मुझे तकलीफ नहीं है, बैठ के ही पढ़ो उसे, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना। बने वो है नहीं, तो वो एनीथिंग विच इज नॉट ऑफ इमीडिएट पर्पज वो बेकार है। मैं आपको बताऊँ एक किस्सा है कि मैं कहीं आउटडोर में गया था शूटिंग में, तो मैं कुछ पढ़ रहा था इसकी किताब रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन, तो वो मेरे सिरहाने रखी थी। तो डायरेक्टर साहब मेरे कमरे में आए बात करने, कुछ क्या है क्या, तो सडनली उनकी किताब पे नजर पड़ी, तो मैंने बुक देखी। मैं कभी भूल नहीं सकता है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। ये आप पढ़ रहे, तो मैंने कहा जी आप भी कमाल है। क्या कमाल, मतलब किताब पढ़ना कमाल का काम है, मतलब ये क्या पागल है ये आदमी, तो सता हुआ है। तो क्यों पढ़ रहे हो, इस पे स्क्रिप्ट बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना, तो क्यों पढ़ रहे हो? दिस इज द एटीट्यूड इन लाइफ। क्या करेगा? बट डू यू सी अ वे आउट? मतलब इतना कीप योर क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट प्लीज। यस, जावेद जी नमस्ते। बरखा आहूजा, हम मिले हैं बहुत बार। सर, एआई इंटेलिजेंस कैसे चेंज कर रहा है पूरा राइटिंग और लिरिक्स का काम? देखिए अभी तो मुझे लगता है एआई इज अ वेरी कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी। आप एक लेटर लिखिए म्यूनिसपैलिटी को या किसी मिनिस्ट्री को या कुछ, उसमें डाल दीजिए, वो आपको करेक्ट करके दे देगा, सही हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन डेटा। तो जहाँ तक क्रिएटिव वर्क की बात है, इट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। डेटा, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, आई जी गेस जी, वो नहीं हो पाता ऐसे, वो एआई इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा कभी। मगर अभी लेट्स नॉट फूल अवरसेल्व्स कि कभी नहीं कर पाएगा। ये तो अभी अपने क्रेडिल में है। हाँ। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये क्या करेगा, इट इज एनीबॉडीज गेस टू थिंक कि कभी नहीं कर पाएगा, वो गलत। एआई डजंट हैव अ सबकॉन्शियस, बट AI doesn't have our childhood trauma. हाँ, तो एआई की गर्लफ्रेंड ने उसे बेटर लुकिंग लड़के के लिए रिजेक्ट नहीं किया। बेटर लुकिंग एआई। एक और I also want to talk about AI के बारे में। I'll tell you, Barkha ji, why we as creators are not really bothered about, especially with the development of AI, कि वो पिछले 2 साल 4 साल में AI कहाँ पहुँचा है, तो बुरा ही हुआ है, especially in creative field. What happens is in engineering there's a term called signal to noise ratio. You must have heard about it, right? So you try to amplify the signal and the noise amplifies.
अभी क्या था, जब AI शुरू हुआ, ChatGPT 4-5 जब शुरू हुआ सर, तो ये था कि भाई उसने 10,000 पेज शेक्सपियर के पढ़े, 10,000 तुलसीदास के पढ़े, 10,000 कालिदास के पढ़े और 10,000 हम जो नए लिखने वाले बकवास, मतलब मयूरपुरी के 10,000 पेज उसने पढ़ लिए और फिर वो एक एसिमुलेशन करके आपको नया आउटपुट दे रहा है, मगर उसका डेटा काफ़ी क्वालिटी का था। अब क्या हो गया है कि पिछले 3 या 4 साल में वो शेक्सपियर के तो 10,000 ही रहे, तुलसीदास कालिदास 10,000 ही रहे, लेकिन अब मयूरपुरी जैसे 90,000 हो गए, आप समझे? तो नॉइज बहुत एम्पलीफाई हो गया, तो अब उसके आउटपुट बहुत बुरे आ रहे हैं। जो क्रिएटिव आउट, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद एआई, जो एआई आउटपुट 2 साल पहले दे रहा था अभी उससे बुरा दे रहा है, अभी उससे बुरा क्रिएटिव काम कर रहा है। So are you I'm not worried about it. suggesting that you are minimum security? मिनिमम बेस कि कम से कम इतना तो आना चाहिए, फिर इससे आगे आप भाई बढ़ें। देखिए, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही है, ज़्यादा दिनों के लिए। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कितना जिंदा रहूँगा, ये जंग आदमी है, इनके सामने एआई बहुत खतरनाक होने वाली है। He will, when he will reach my age, that time he will have serious challenge from here. मेरा नहीं होना, अभी टाइम लगेगा इन लोगों को। Sir, your legacy will go on whether you are there or no. I'm नहीं, वो sure. वैसे का वैसे रह जाएगा, निकल जाएगी AI। नहीं सर। देखिए एआई ऐसे हमारा जो सारा आर्ट है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, अच्छी, आई एम नॉट टॉकिंग मीडियोक्रिटी, चाहे वो पोइट्री हो, ये टोटली कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है। यू आस्क एनी आर्टिस्ट कि उसको एक परेशानी है कि ये क्या, मैं धुन क्या बनाऊं, एंड देन एट सम वेरी strange moment when perhaps ostensibly the person was doing something else, the person gets a clue. It clicks. ये छू, हाँ। यहाँ से छू। हाँ. वो बहुत टू द वो पॉइंट क्या है? डिस्क्राइबेबल प्रोसेस नहीं वो है। सब कॉन्शियस जो है उस पर वर्क कर रहा है। उसकी मोटी और भद्दी मिसाल मैं दूसरी देता हूँ। आपकी कार की चाबी खो गई या घर की चाबी खो गई और आप ढूंढ मरे, आपको नहीं मिला। अब आप सब्र कर लिया कि भैया आप खो गई। अब आप किसी से बैठ के किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, and suddenly you remember कि चाबी कहाँ रखी है। मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपके लिए यार ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो कर लो यार, लाइक करो और शेयर कर दो जो लोग नहीं आ पाए हैं। बट हमारे भाई कुछ आ गए हैं बड़ी दूर से, और वो दूर से आए हैं हरियाणा से, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ माय डियर फ्रेंड। और आज ही मेरे उनसे मुलाकात हुई है और काफ़ी, चलिए मैं क्या परिचय दूँ उनके, वो ही खुद देंगे। आइए भाई। हेलो सर। क्या हालचाल भाई? सर मत बोलो यार आप। ओके। यार हमें तुम वो बना रहे हो, तुम ओके, भाई ओके, बोलो। मुकुल भाई जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे बताइए? बस बढ़िया भाई, आप यहाँ पे आ गए, मेरे को तो वो लगा ताजू हुई, इतनी दूर से कैसे आ गए यार? आप बताओ जरा। बस सर, सॉरी मैं फिर सर बोल लिया आपको। कोई नहीं भाई। मुकुल भाई जी असल में क्या है कि मैं लिखता हूँ सॉन्ग्स, अच्छा। अपना हरियाणवी भी लिखता हूँ अच्छा। और हिंदी भी लिखता हूँ। अच्छा। तो मैं IPRS का मेंबर भी हूँ। क्या और बात जैसे है ही यार। मुझे IPRS की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ हाँ। कि इस तरह का कुछ इवेंट हो रहा है, बढ़िया। तो मैं उसी को लेकर के इधर आया हूँ। क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम फरीद खान है। भाई देख लीजिए भाई, और लिरिक्स ये लिखते हैं। फरीद भाई कहाँ से आप आए हैं? मैं हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट सांपला से हूँ। अरे वाह। और अगर किसी भी भाई को हरियाणवी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग या फिर रैप सॉन्ग लिखवाने हैं तो प्लीज़ भाई को मैसेज कीजिए और लिखवाइए। ठीक है भाई। देखो रोहतक और सांपला, अगर आप इन जगह से और हरियाणा में किसी भी और हिस्से से है तो आप भाई को याद कर लीजिएगा। ये मैं बाकी आपको डिटेल्स दे दूंगा। और काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी बढ़िया। मैं कह रहा हूँ आपको कि काफ़ी कमाल का काम करेंगे और इमर्जिंग है। और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा मुकुल भाई जी, अगर किसी को मेरा काम चेक करना है, मेरा गाना रिलीज़ हुआ है जैन के जड्डा। अच्छा। ये हरियाणवी सॉन्ग है, जैन का जड्डा उसका टाइटल है, आप जाके सुन सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कॉल कर सकते हैं। भाई तो फिर हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन तो तुम गा के कुछ बता दो, क्या है अगर बताना हो वो उनको। 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। वैसे तो मैं सिंगर नहीं हूँ। अच्छा। बट मैं आपको ऐसे ही थोड़ा लाइनें ठीक गुनगुना है देता हूँ। ठीक है ठीक है, सिर्फ 2 लाइनें बता दो, जल्दी से सुना दो। मैं उसकी, आप बताइए मैं कोरस की लाइन सुनाऊँ या वर्स की लाइन सुनाऊँ? जो भी, मतलब टाइटल क्या है और गाना कहाँ से है वो आप मेरे को सुना दो, इनको दर्शक को भी अच्छा लगेगा। ओके, तो भाई मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा।
ये मैं कहाँ से सुनाऊँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। भाई ये आर्टिस्ट की यही सबसे बड़ी बात है, वो हाँ, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ भी कह दो, सिंगर हो, लिरिसिस्ट हो, कोई भी हो, कि वो याद करता है यार मैं करूँ तो करूँ क्या, और ये बड़ी अचंभे वाली बात है। और ये भाई भी हो गए। चलिए खैर कोई नहीं, मैं इनका लिंक जरूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे वो गाने का, तो आप जाके यूट्यूब पे उसको सुन सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आपका लिंक और आपका जो भी इंस्टा की प्रोफाइल है वो भी मैं इनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई को याद रख लेना, ये रोहतक सापुड़ा के अगले स्टार बनने वाले हैं। हरियाणवी लिखते हैं, प्रॉपर हरियाणवी। वो तो अभी ये बात नहीं कर रहे, वरना अब भाई इनको अपनी हरियाणवी भाषा में एक वो इंट्रो दे दो। हाँ भाई, मैं हरियाणा ही हूँ और हरियाणवी गाने लिखा करूँ। जिस भाई ने भी हरियाणवी गाने लिखवाने हैं, वो अपना रैप सॉन्ग होए या फिर भाई अपना हिंदी भी होए और या हरियाणवी भी होए, जैसे हरियाणवी में अपने डीजे सॉन्ग होए या फिर बदमाशी के सॉन्ग होए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोन कर लियो, काम हो जाएगा। क्या बात है भाई, बदमाशी आप पूरी करके रहोगे आप हमारे भाई बस लगे हुए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, बाकी बढ़िया। भाई का चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो और ऐसे ही फोकस करते रहो भाई के चैनल। बस क्या बात है भाई, अपने उसमें अपने जितने भी श्रोता है, जो चाहने वाले, आपने हमारे लिए बोल दिया, यही बड़ी बात है। बट हाँ यार ठीक है, अपना जो है, जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी क्रिएटिव कम्युनिटी, म्यूज़िक कम्युनिटी और लिरिसिस्ट कम्युनिटी, ये सबसे बढ़िया एक तरीका है जिससे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और आगे हम लोग हो सकते हैं और मिल सकते हैं। तो भाई भूलना मत, ये आपको ज़रूर मिलेंगे भाई। और जो भी हैं इनसे आप इंस्टा पे कनेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से, और जल्दी से जल्दी कर लो, वरना ये फिर बिजी हो जाएंगे, आने वाला टाइम में मिलने वाले नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये ब्लॉग आपको याद रखना पड़ेगा जब हमने बनाया, क्योंकि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने सुना है पर्सनली, देखना पड़ेगा। तो भाई मज़ा आ रहा है इधर? जी बिल्कुल मज़ा आ रहा है। हम इधर बहुत सीखने को भी मिल रहा है, लिंक भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अभी जैसे यहाँ पे जावेद सर आए थे। अरे भाई आप जावेद सर से मिले यार, मेरे को वो मतलब भाई ने फ़ोटो खिंचवाई ली, हम तो सोचते ही रहेगा यार ये जो इन्होंने। असल में क्या होता है ना भाई, मेरा पूरा क्रेज़ है उनके, या कोई भी सेलिब्रिटी हो मैं उनके साथ पिक्चर लेने का मेरा पूरा क्रेज़ रहता है। तो मैंने कैसे करके वो पिक्चर क्लिक भाई कर ली इन्होंने फाइनली। मैंने और कर ये लिया। मतलब मैं बाहर निकल गया, इनको मैंने देखा, मैंने कहा यार फ़ोन करता हूँ, बंदा नहीं भाई, ये इधर खड़े हैं कॉन्स्टेंटली, वहाँ सोच रहे हैं कि ये आएंगे, एक बार फिर मेरी मुलाकात हुई भाई, मैंने कहा यार क्या पे वो स्टाफ के लोग भी मुझे पीछे कर रहे थे, बट मैंने बोला सर मेरे को फ़ोटो लेना है, तो मैंने कैसे ना कैसे करके लिया। तो भाई देखो ना क्या भाई आज सपना पूरा हो गया तुम्हारा यार, क्या हो गया। करने तो पड़ते ही हैं। बिल्कुल, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, वो तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो हमें तो थोड़ा एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट बहुत करने पड़ेंगे भाई। ये एफर्ट ही है, तुम इतनी दूर से आ गए यार दिल्ली यार। बिल्कुल। और मिलने के लिए, और आपकी चाहत थी और अब वो पूरी भी हो गई। बिल्कुल तो भाई आपकी भी चाहत पूरी हो सकती है, गाना इनसे करवाइए और ये लिख के देंगे आपको। बिल्कुल लिख के देंगे। आप देखते रहिए बस ये वीडियो। चलो भाई ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वरना आप कहोगे यार ये पूरी रात काट देंगे, और ब्लॉगिंग तो छोड़ो, पूरी रात भर जाके इनको देखना पड़ेगा और मज़ा आने वाला है। और आपको और भी मैं चीज़ें दिखाऊंगा, स्टे ट्यून, आप बने रहना चाहिए और बने रहना वीडियो पे। उनको भी पता चल गया। गाने लिखने का, इतने सारे गाने लिखने का टाइम कैसे मिलता है, उसके लिए मैंने जैसे पहले वो टाइपिंग करते थे ना, उस पर स्पीड होती थी कि कितने शब्द कितने मिनट में टाइप कर लेता है बंदा, तो वो चीज़ मैंने क्रैक की कि अगर 3 मिनट का गाना है वो 3 मिनट में कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट कोटेबल कोट टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, 3 मिनट का गाना लिखने के लिए 3 ही मिनट लगाने चाहिए क्रिएशन में। पंजाबी म्यूजिक की जैसे आपने बात की कि कैसे ग्लोबल म्यूजिक के पास पहुंचा है, तो ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से। सॉरी इनको हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी, आप मैं समराइज कर दूंगी एंड में, सर नो वरी। क्या हुआ, पंजाब के लोग बहुत साल पहले यूके यूरोप में चले गए थे, कनाडा में तो बहुत बाद में गए, या फिर नॉर्थ अमेरिका में बहुत बाद में गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बाद में गए। तो जब बहुत
100 साल से भी पहले जब वहाँ पे चले गए पंजाब के लोग यूके यूरोप में, तो उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने उस साइड का म्यूज़िक एक्सप्लोर किया, वहाँ का म्यूज़िक सुना। तो बड़े होके जब वो म्यूज़िक में आए, इंडस्ट्री में आए, चाहे वो सिंगर्स थे या म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स थे, उनमें से भले ही वो ऋषि रिच है या टाइगर स्टाइल है, मयूर पाजी के गाने उन्होंने बनाए सिंग इज किंग में, और भी बहुत सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स। तो पंजाब में अलग म्यूज़िक बनता था, यहाँ के इंडिया वाले पंजाब में, और वहाँ वाले जो यूके यूरोप में पंजाबी हैं, उन्होंने अपने तरीके का म्यूज़िक प्रोड्यूस करना शुरू किया जो ग्लोबल म्यूज़िक के आसपास का था, पर उसमें पंजाबी फ्लेवर भी था, क्योंकि इधर से कैसेट सीरीज उधर जाती थी तो उसको भी सुनते थे वो, और बाहर वाले म्यूज़िक को भी सुनते थे। तो उस चक्कर में पंजाबी म्यूज़िक उस टाइम पे जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस होता था उसकी क्वालिटी अलग होती थी, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता था उसकी अलग होती थी। तो इस चक्कर में पंजाबी म्यूज़िक थोड़ा सा जल्दी ग्लोबल म्यूज़िक के आसपास चला गया। फिर जब उसके बाद कनाडा में म्यूज़िक सीन शुरू हुआ, तो पिछले 15-20 साल में बहुत सारे पंजाब के बच्चे स्टडी के लिए वहाँ पे गए कनाडा में, जिनमें करण औजला भी है, जिनमें एपी है, जिनमें सिद्धू मूसेवाला था। तो जब बच्चे यहाँ के कनाडा गए तो वहाँ पे कॉलेज में उनके फ्रेंड्स गोरे भी बने, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया वहाँ का म्यूज़िक, कैनेडियन म्यूज़िक या बाकी लैंग्वेज। इंटरनेट इतना आने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे उन्होंने वो म्यूज़िक बनाना शुरू किया उनके जैसा मिलता जुलता। तो इस चक्कर में पंजाबी म्यूज़िक और लिरिकली स्ट्रॉन्ग था ही पंजाबी म्यूज़िक। अभी जैसे और लैंग्वेज में गाने आते हैं या गोरों के भी गाने होते हैं, जैसे कोरियन म्यूज़िक है, उसमें भी काफ़ी वैरायटी होती है लिरिकली। ऐसे ही पंजाबी में भी बहुत वैरायटी थी पहले से ही, क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ों में इतना कंटेंट भर देते हैं। अभी अगर जैसे पंजाबी का कोई बीट सॉन्ग भी आता है, पहले भी अगर आए हैं 10 साल पहले, तो उसमें यही बात करता है बंदा कि यार मेरा बापू बीमार है और फसल को पानी लगाने की जिम्मेवारी मेरी है। अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि अब मैं चंडीगढ़ नहीं आ सकता, तुम मेरी वेट मत करना। वो गाना आपने लिखा था ना, मैं चंडीगढ़ नहीं आ सकता, तू मेरी वेट मत करना। नहीं, वो किसी और ने लिखा था। तो इतना कंटेंट है हर बात में, हर चीज़ में। तो उस चक्कर में लिरिकली, म्यूजिकली ग्लोबल म्यूजिक के पास बनना शुरू हो गया। और अभी पिछले सालों में अभी जितनी ज़्यादा स्ट्रीम्स आ रही हैं वो वहीं से नहीं आ रही सिर्फ जहाँ पे पंजाबी ऑडियंस है, वेस्ट से भी स्ट्रीम्स आ रही हैं, शुभ के गानों की, एपी के गानों की, दिलजीत के गानों की। This is a very important point he is making. Music producers, I can see label owners, publishers, lyricists, friends from the media industry, and I think it is a fascinating topic and especially more important now than before. Just a show of hands till we start, like how many artists, labels, publishers in the audience? Okay, so almost 80-85% of the audience clearly seems to be artists over here. With us, I will just check if got it. Okay. We'll wait for a second. All of us today watch videos on Instagram. Some are more guilty for watching that a lot more across the day. But the question here is, have you watched a viral brand reel and actually thought, wait a minute, did they actually pay for that music? You've thought that, right? A few days ago, there was a video, and it's still going on, Zoran Mamdani, the New York mayor, right? And that's your song, that's Mayur Bhai's song, sitting right here, he wrote it, right? And I was very happy to see an article that actually questioned that, did they actually procure all the licenses? Because not just did he use it where he danced, it probably came on every other channel after that, right? And the other important part is that how many of us are even aware that a brand actually needs to procure a license when they use a music in a piece of branded content? For me, it was a revelation, and I will share this with you. But this is a very important question that we need to ask. And I'll share a couple of stats with you. In fact, we even saw a lot of festivals where we saw brands like Oppo and many others are sponsors. So क्या होता है that
the event of course happens, but later these brands also will put the video on social media, and now they're using a song and promoting their product, right? This is a very important stat. For friends outside of India, we all know that India makes a lot of videos, but 6 million videos every single day. That's 60 lakh videos that India produces every single day. And out of these, about 32,000 to 35,000 videos are branded content videos. That's almost 1.2 crore or 12 million videos जो हर साल बन रहे हैं by brands that actually require a license to be procured. They require a music license. So these are some really huge numbers. We sometimes don't realize it, but every day a brand like a Myntra, Meesho, right, a chips brand like a 2Yum would be making some kind of videos on social media. So that's a huge number that we are looking at. I'm Gaurav Dagaonkar. You might be wondering why am I so passionate about it? Because till I started this company, after finishing my engineering and MBA, for almost 12 years I was a full-time artist. I did about 12 to 14, 13, 14 movies as a music director, over 50, 60 singles, a lot of ad jingles as well. And in 2021, after Instagram introduced Reels, one of my songs, which was around women empowerment, I saw 7 brands use it to promote their products. These were face wash, nail polish, and so on. And I wondered that this is my song, the brand is selling its product, so how come I didn't get credited either or paid? And I wrote to all 7 brands. Can you guess how many of them replied to my email? Zero. Not a single brand replied. Finally, I found that one of these brands has my batchmate in it. So I called him, I said, Mohit, ये तो मेरा गाना है यार, मतलब ना नाम दिया, ना पैसे दिए. So Mohit conveniently connected me to Ankita, who then connected me to Shubhroto, and that cycle went on. The idea is that somewhere Gaurav will give up and, we don't have to pay this guy. But I didn't give up. I kept at it, and eventually they told us कि यार, this is a digital video. We don't know how to pay. If it was television, we have some fixed processes, but this is digital. So eventually, for some small amount, we settled. But that thought in 2021 kept ringing in my head that if this has happened to me now, the future only is in digital videos. So why don't we create something in which digital videos can use music, and they can use music in a legal manner? So today I'm on a mission to making sure that just like me, every other artist, label, publisher gets paid and gets rightly remunerated for their songs. I'll take a minute to explain the difference between traditional sync and micro sync. Traditional sync is something that many of us have done and understand. Let's say a Mahindra wants to use your song in a television commercial, so they'll reach out to you. You will quote maybe say 10 lakh rupees, okay? And they will say, okay, negotiate karke, maybe they closed at 8 lakh, they paid you, and so on. They use the song. But in micro usage, there are, as we have seen, 30,000 videos made every day. A brand is thinking of a video in the morning, publishing it by noon. So there's no chance to speak to anybody, right? So what happens then? There is literally no consent taken and no artists are getting paid. And some of the most popular brands in India are actually using our music, and I've put together a video that I'm going to show you, which will actually
And these numbers are actually really staggering, by the way. In India, right now, there are 80,000 brands, 80,000 that are making videos every day, every week, every month. By the way, I say India, but our research has shown that whether it is Malaysia, Dubai, even Singapore, this problem exists everywhere. Brands are using music and they're not reaching out to the creators for it. In India, there are 500,000, 550,000 influencers. Now, these could be nano, micro, mid, macro, celebrity, and so on. 32,000 videos made every day. And according to us, maybe not immediately, but if we don't monetize this now, we could look at typically losing almost about 9 to 10 crore on a daily basis. Or it is rather translated into a revenue opportunity for our music industry to the tune of almost 3,000 to 4,000 crore. Rome wasn't built in a day, so it's not like it's immediately going to happen. At the same time, this is the time to actually get started by monetizing all of these. The reason this is even more important is many of you now would be aware that AI is making videos as well. Because of AI, a brand that was making 100 videos in a month is now making 300 videos a month. And if they were using 30 trending songs, they are now using 50 popular songs. So it's very important to actually set up a system right now as we speak. Okay, now I'm sure that I've riled you up enough that अगर यहाँ पे कोई brand का बंदा आएगा, so we'll probably collectively beat them up as the music industry. So chala, they are selling their product, they are getting paid, they are paying all the influencers, they are getting paid, but the song around which everything happened, they did not pay those guys. Now, if you step into their shoes for a second, उनके अपने problems है. The first, imagine making 30 videos every single day. We have a client called Country Delight. They make 50 videos a day. Can you believe that? 50 videos a day जब आप बनाते हो, how can you procure licenses? Even the Chief Minister of Maharashtra, who uses Uber, they make 20 videos a day. All of them are churning out videos. So there is immense scale. If my real budget is, say, 2 crore, if my ad budget is 2 crore, then paying 5 lakh, 20 lakh for a song makes sense. But if my reels budget is only 20,000 rupees, and if the brand goes to a label and the label quotes 20 lakh, will that brand come back to the label after that? They get scared and they decide, रहने देते हैं, we'll use some stock music, or let's continue doing chori. क्या होगा? Let's see who will get after us. So they need a price which they can afford in the context of what they are making. It needs to be affordable. So the first is obviously scalable, 2 is affordable. Third, it needs to be convenient, because along with the label, you have to pay the publisher. You also have to make sure the IPRS gets paid its own performance royalty for branded content component. So we had to put this together, right? So that is the brand's dilemma. I don't think that a brand is a thief. Brands are willing to spend on everything. If we show them the right way, they'll pay for this as well. This morning when I came here, I realized that I was not carrying face wash. And maybe a couple of years ago, I would have just felt a little upset and used a soap. But now, Blinkit came to my rescue and I could order it even in an unknown location. It came and within 14 minutes, it was at my hotel. So the thought was that we are seeing that everything is scaling right now. And the only solution is a tech solution. Till date in India, we have always used international platforms. Even Envato ho gaya, Shutterstock ho gaya, Stock Music mein Epidemic Sound. Even today, some of the AI platforms, we always speak of international platforms. But we thought, since India is a market leader in content creation in the world, creating so many videos a day, we need to build a homegrown solution. And I'm very happy and proud to tell you that we've built Hooper Smash, which is the first of its kind platform from India, which is into micro-sync licensing. We have launched it and it's live, and it solves for all the 3 problems I mentioned. It's exactly like an e-commerce platform or a quick commerce platform. Instant license milega, 3 clicks to purchasing a license. It is affordable, so in fact not even $9.99. Some of the cheapest licenses start from 500, 600, go all the way to maybe 15, 20,000, but it's affordable. And the third, it is 100% copyright safe. And we've built it keeping in mind discovery, so it's very beautifully tagged. There are, of course, playlists. We can move forward.
each time the songs come in, let's say if you are an artist and you put your music, even if you have 500 tracks, with our own AI technology, we are able to tag the tracks in great detail, that this music, this song will work for a sports brand. Within sports, this is perfect for athleisure, or within travel, this is perfect for a staycation or a luxury travel and so on. These tags help people to discover it. We've also kept it really affordable. There are two options, standard and pro. Standard gives you the ability to create a reel as a brand or an influencer. Pro gives you the ability to even boost it and put it up for a longer period of time. We've also put up a really cool tool that you should check, where it'll tell you what video to create on that song as well on Instagram, so that your brand gets more engagement. So it's a very powerful platform. If a brand wants to license a song for television, they will fill up a form. That quote will actually come to you as an artist or a label or a publisher. You will decide what to quote for it, and we will close the deal and keep a small commission for that. So that is Hooper Smash in a nutshell, which is live and open to everybody. Sometimes there is a feeling that people only want Bollywood songs, but I can actually tell you, since there are a lot of folk artists here, right now, probably the maximum demand is for Indian music, authentic folk music, music from different states with local and hyperlocal colors, music across different festivals, occasions. ऐसा कोई brand नहीं है which during a festival does not want to do something. Diwali, Chhat Puja, everything requires authentic songs, right? So there is a huge and a growing demand for such kind of instrumental and vocal music. And yes, we've been, while Hooper Smash launched a few months ago, as Hooper, we've been in India now for the last 3 years. We have over 175 brands and 30,000 influencers, from a Flying Beast to a Ranveer Brar, Tanya Khanijo, some of the biggest, even devotional, political, say Sadhguru, all of their content is soundtracked by Hooper. And I'll just show you a small glimpse of how they use the music on the platform. दोस्तों परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी और आपको साउंड स्केप ऑफ इंडिया कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। मैंने पूरी कोशिश की थी सब कुछ दिखाने के लिए आपके लिए, तो मेरे को बताना कैसी लगी आपको ब्लॉगिंग और कैसी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई वीडियो के साथ।